हेलो एवरीवन। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन की फोर्थ स्टेज को समझते हैं। फोर्थ स्टेज का नाम है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट। और ये जो समय था ये था 1948 1948 से लेके 1970 1970 तक का। अब एक बात को समझिए कि ये जो डिसिप्लिन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बिल्कुल एक नया डिसिप्लिन है। 1887 में इसका उदय हुआ वुड्रो विल्सन के एक आर्टिकल से, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में छपा था। और ये 1948 में आके इसके पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। अब हुआ क्या है, देखिए, कोई भी जो डिसिप्लिन होता है वो अगर ये है कि भाई वो बिल्कुल ये ही इसके प्रिंसिपल्स हैं और हमें इसी पे इसको आगे चलाना है और यही करना है, लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप और भी डिसिप्लिन्स को आप देखेंगे समझेंगे तो हर एक डिसिप्लिन में क्या होता है, वो आपस में इंटर रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। उस समय पे जो राजनीति थी कौटिल्य के समय पे, तो वो कैसी थी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर एक इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो इतिहास के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़े जाते हैं। तो अब ये जो पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल नया डिसिप्लिन है, यहाँ के इसके जो थिंकर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि इसको एक अलग पहचान दिलवाने की। लेकिन हुआ क्या, वो अलग पहचान दिलवाने के चक्कर में ये हो गया कि इसको बिल्कुल हमें अलग करना है किससे, पॉलिटिकल साइंस से अलग करना है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही था ना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको वो अलग करने के चक्कर में हुआ क्या कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए और इन्होंने कोशिश क्या करी, देखिए, एक पहचान का संकट उत्पन्न हुआ है। कारण उसका सबसे बड़ा क्या था, इन्होंने कोशिश ये करी कि पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बताने की कोशिश करी। फैक्ट्स मतलब तथ्य, मतलब उसमें मूल्यों की कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज़, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बल दिया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन बींग होगा वहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, वहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और ये लोग चाह रहे थे कि वैल्यूज को हम लोगों को बिल्कुल डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड इस वजह से करना है क्योंकि वैल्यूज जो हैं वो एक तरीके से डिनोट करते हैं ह्यूमन बींग को, और ह्यूमन बींग को मतलब इस तरीके से कि वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली समझने की ज़रूरत ये थी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है ना, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ही तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी काम करती है। ये अलग हो ही नहीं सकते हैं ना, बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैंने एक रूपरेखा तैयार करी है जिससे ये समझ में आए कि जो पहचान का संकट है वो आया कैसे। सही है। अब देखिए, यहाँ से फिर चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि फिर क्या है, वो था ना इशू कि हमें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया डिसिप्लिन बनाना है। वो हो चुका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नया डिसिप्लिन बन चुका है, उसके अंदर प्रिंसिपल्स आ चुके हैं, अलग अलग उसके थिंकर्स हैं, उसकी किताबें आ चुकी है, तो वो डिसिप्लिन बन चुका है। तो अब क्या इंटरमिंगलिंग की ज़रूरत है, वो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। करेक्ट। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बात ही है। तो अब क्या है, देखिए, पहचान का संकट दो तरीके से हुआ, जैसे मैंने लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी अलग अलग हैं, इसको रिजेक्ट किया कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कि भाई ये प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, इस तरीके से जो बहुत सारे काम थे, ठीक है। तो वो भी जो थिंकर्स थे, अदर देन जो शुरुआत के जो थिंकर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। जैसे हर्बर्ट साइमन, जैसे रिग्स, जैसे चेस्टर बर्नार्ड, जैसे एल्टन मेयो, वहाँ से तो शुरुआत थी, इन्होंने रिजेक्ट करा कि देखिए प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, फिर रिजेक्ट कर दिया इन सब चीज़ों को। अब रिजेक्ट के बाद क्या हुआ, कुछ नई चीज़ों का उदय हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इनको ऑफशूट कहा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही अब जो हम देखेंगे, जैसे कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब पार्ट्स हैं। ये मतलब एक तरह से आप कह लीजिए पार्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनको पढ़ा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सबसे पहली चीज़ है जहाँ से रिजेक्शन की एक तरह से आप मान लीजिए शुरुआत हुई है, राइज ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, है ना। क्योंकि मानव को इन्होंने मशीन की तरह ट्रीट किया, क्योंकि शुरुआत के जो थिंकर्स थे ना, वो सारे के सारे जो है इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थिंकर्स थे। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा करने की कोशिश करी, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो एज इट इज़ जो प्रिंसिपल्स थे जो डेवलप हुए थे वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करे। लेकिन एक इंडस्ट्री में काम करना और एक प्रशासनिक व्यवस्था में काम करना
तरीका एक हो सकता है लेकिन भावना बहुत अलग होती है। तो सबसे पहली चीज़ हुई है राइज ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि इसके अंदर जो थिंकर्स थे जैसे एल्टन मेयो, तो बिल्कुल फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहा ही जाता है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से, जैसे क्रिस आर्जरस, जैसे डगलस मैकग्रेगर, इनकी मोटिवेशन की थ्योरी है, जैसे रेंसिस लीकर्ट, है ना, ये सारे के सारे जो थिंकर्स थे इन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को बढ़ाया। उसके बाद फिर एक नया इसके अंदर टॉपिक आया या नया फील्ड आया, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी ग्रोथ हुई कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तुलनात्मक अध्ययन की। तुलनात्मक से आप समझ ही सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था, दूसरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था, तीसरे देश की, किस किस तरीके से अलग अलग देशों में प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ की शुरुआत हुई। फिर आया इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच जो है ये मेरा फेवरेट है, WF रिग्स। ठीक है, पारिस्थितिकी संबंधी सिद्धांत को बढ़ावा मिला। पारिस्थितिकी संबंधी सिद्धांत का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, या फिर एक देश का जो लोक प्रशासन है, वो वहाँ के पारिस्थितिकी, मतलब जो वहाँ की इकोलॉजी है, उससे प्रभावित होता है। हमारे देश का, जैसे कि आप देखिए 1947 में हमारे खंड हो गए भारत देश के, और एक पाकिस्तान बन गया, और इधर हमारा भारत देश है ही। तो दोनों की आज आप देखिए 2021 के अंदर दोनों की व्यवस्थाएं कैसी हैं। ठीक है, क्या हुआ है, वहाँ के लोगों की जो पारिस्थितिकी है, लोग किस टाइप के हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने देश को चलाया, और उनकी अप्रोच क्या थी देश के प्रति। बस यही फ़र्क है, यही चीज़ है, ये यहाँ पे आती है। किसी भी देश की जो स्थिति है वो वहाँ के लोगों की सोच पे निर्भर करती है। फिर उसके बाद आया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इसके शुरुआत जो करी एडवर्ड वीनर ने इसकी शुरुआत करी, ठीक है ना, और रिग्स इसके अंदर थे। ठीक है, और मतलब विकास प्रशासन, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इसकी भी शुरुआत रिग्स ने करी, मतलब प्रशासनिक विकास। ऊपर वाला है विकास प्रशासन, है ना, किस तरीके से किसी डेवलपिंग कंट्री में या कहीं पे विकास किया जा सकता है, वो किस तरीके से होगा। ठीक है, उसका प्रशासन कैसे होगा, विकास का प्रशासन। और यह प्रशासनिक विकास, एक देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किस प्रकार से होता है, प्रशासनिक व्यवस्था बेस्ट 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 और कैसे होती चली जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे इस चीज़ का अध्ययन किया गया। फिर आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके साथ में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी है, जो कि पब्लिक चॉइस अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रशासन। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से प्रशासन के अंदर कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो न्यू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर जैसे कि टेम्पोरल मैनेजमेंट को जोड़ा गया, टेम्पोरल डायमेंशन को जोड़ा गया, मतलब टाइम बाउंडिंग। जैसे भी है कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, तो वहाँ पे अभी क्या हो गया है कि आपको कोई भी काम जो है इतने टाइम लिमिट के अंदर उनको करके देना होगा। ये क्या है, ये एक तरह से ये जो पहलू है ये किस चीज़ का है, ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहलू है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच, लोक रुचि अभिगम। लोक रुचि अभिगम जो है ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसमें 3 ईज के ऊपर बल दिया जाता है। ईज मतलब ई फॉर एलिफेंट, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, कोई भी काम सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कैसे हो सकता है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कार्य दक्षता के साथ पूरा अच्छी तरीके से, है ना, और प्रशासन की कार्य क्षमता इंक्रीज की जाए। ठीक है, ये 3 ईज होते हैं जिससे काम को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सरकार स्वयं काम ना करके, जैसे कि स्वयं किसी चीज़ को ना करके वो लोगों के समक्ष कई सारे, जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे कि बिडिंग होती है ना, कोई भी काम सरकार स्वयं ना करके अलग अलग, जैसे भी एयर इंडिया का हुआ है ना, इसके हालांकि इसको क्रिटिसाइज कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का यही एक तरीका होता है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट कैटालिटिक का रोल प्ले करती है ना, कैटालाइज का एक तरह से रोल प्ले करती है। उसके अंदर सरकार स्वयं काम ना करके सर्विस प्रोवाइडर को भेज देती है ना, अलग अलग। बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, तो उससे क्या है, जनता का जो है काम, जनता को जो सर्विस है वो सही तरीके से जल्दी और इफेक्टिवली दी जाती है। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक ढील उसके अंदर नहीं होती है, और सरकार का स्वयं जो काम है वो बच जाता है, उसका टाइम बच जाता है, और सरकार का जो काम है एक तरीके से टू प्रोवाइड, टू सर्व, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एम है वो पूरा हो जाता है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इस तरीके से स्वयं सर्विस ना देके सर्विस प्रोवाइडर्स को उपलब्ध करवाना सरकार का काम हो जाता है। रेगुलेट करना,
नियम कायदे कानून तय करना जिनके अंदर, जिससे कि जनता का शोषण भी ना हो, सही तरीके से सर्विस मिले, उसके बाद प्रॉफिट भी हो और साथ में वेलफेयर भी हो। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर आता है। करेक्ट। तो यहाँ पे आके ये जो अप्रोच थी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की, ये यहाँ पे पूरी होती है। यहाँ पे क्या है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एक तरीके से हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन यहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा पावरफुल हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है, इस क्राइसिस की वजह से जो एक बिल्कुल एक तरह से क्लासिकल अप्रोच था, जहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा बल था, ह्यूमन को मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, इसको छोड़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके से नए नए जो है उसके ऑफशूट डेवलप हुए, जिससे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के रूप में आगे निकला। ठीक है, तो ये वाली स्टेज यहाँ पे पूरी होगी। अब हम लोग जो है जो नेक्स्ट स्टेज करेंगे उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो है क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो शुरुआत कैसे कैसे हुई है, तो ये क्लियर हो रहा होगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।